वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वम क्लास 10th एसएससी बोर्ड का जो जवाबी पर्चा होता है उसकी पहले सफ़े की जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से फिल करना है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जवाबी पर्चे के पहले सफ़े की मालूमात का तरीका। इम्तिहान हॉल में जब आपके पास जवाबी पर्चा मिले तो सबसे पहले आप उस जवाबी पर्चे के सफ़ा नंबर को चेक करें। यानी जैसे ही वो बुकलेट आपके हाथ में आती है आंसर शीट की, उसको आपको चेक करना है। ऊपर की साइड में राइट हैंड साइड पर पेज नंबर दिए हो जाते हैं और लेफ्ट साइड पर जो है बारकोड्स बने होते हैं। और ये भी देखना है कि पेपर कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फ़ौरन एक्सचेंज करवा के दूसरी आंसर शीट ली जाए। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड में आपको जो मालूमात दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप कॉलम्स देख रहे हैं, ये कॉलम्स को आपने पहले इत्मीनान से पढ़ना है ताकि मालूमात गलत ना हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। जवाबी पर्चे पर लिखने से पहले बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में, यही जो अब हम बात कर रहे थे, सफ़े पर दी गई तमाम नुकात को अच्छे से पढ़ ले ताकि उसे भरते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये फिल करने के लिए आपको 10 मिनट पहले क्लास में लिया जाता है ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। नेक्स्ट, सबसे पहला जो ब्लॉग है, यानी सबसे पहला जो आप ये देख रहे हैं कॉलम्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आपका सेंटर नंबर फिल करना है। दूसरे कॉलम में आपको अपना सीट नंबर, फौरन यहाँ पर आपको सीट नंबर दिया है और लिखा है इन फिगर मतलब आपको अदद में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। और इन वर्ड यानी आपको हुर्फों में लिखना है, तो आपको अंग्रेजी ज़बान में ही लिखना है। सीट नंबर लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि होलोक्राफ्ट स्टिकर लिखे हुए बॉक्स के अंदर ही अपनी मालूमात को भरना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि होलोक्राफ्ट स्टिकर का ये कॉलम बना हुआ है, तो इससे बाहर आपको जाना नहीं है। इससे बाहर बिल्कुल भी आपकी कुछ नंबर्स नहीं दिखने चाहिए, नाम नहीं दिखने चाहिए। हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि यहाँ ऊपर अपना नाम फिल करना, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम स्कूलों में होती है या सेमेस्टर होती है, तो जब ऐसे पेपर्स दिए जाते हैं तो बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि अपने नाम लिखा करो। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल भी अपना नाम, रोल नंबर या स्कूल का नाम कुछ भी मेंशन करना नहीं है, ये गलत माना जा सकता है। फिर तीसरे कॉलम में आपकी दस्तखत होगी, तो यहाँ पर तीसरा जो कॉलम है कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है, इस तरह लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको खुद की साइन करना है। उसके बाद जो चौथा कॉलम है वहाँ पर लिखा है सुपरवाइजर सिग्नेचर, यानी जो आपका एग्जामिन करने के लिए एग्जाम हॉल में मौजूद है वो उसकी सिग्नेचर वहाँ पर आएगी। नेक्स्ट कॉलम में आप देखोगे, यानी 5वां कॉलम है, ये यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर आप जो लिखोगे, आप जिस मजमून का पेपर, जिस सब्जेक्ट का पेपर लिखोगे उसका नाम यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के नीचे आपको पेपर दिया गया है। ये जो पेपर दिया है इसको आपको सिर्फ 2 मजमून यानी 2 सब्जेक्ट में ही इस्तेमाल करना है, मैथ्स और साइंस, क्योंकि उसके 2 पार्ट है, मैथ्स 1 मैथ्स 2। उसी तरीके से साइंस 1 साइंस 2। और नीचे जिस दिन आपका पेपर होगा, जो भी डेट होगी, उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट, आप यहाँ पर देखोगे 7वें कॉलम में आपको दिन और तारीख लिखनी है। फिर 8वां जो कॉलम आपको दिया है लैंग्वेज ऑफ आंसर, तो अगर आप उर्दू मीडियम से है तो आपको उर्दू लिखना है, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी लिखना है। इस तरीके से आपके लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर रहेगा। नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे, यानी जो आपका 9वां कॉलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सप्लीमेंट अटैच्ड बोला गया है, तो ये सप्लीमेंट अटैच, अगर आपने सप्लीमेंट ली है तो वो सप्लीमेंट नंबर 1 कहलाएगी। और इस कॉलम में यहाँ पर आएगा कि सप्लीमेंट जो 1, ये जो लिखा गया है, ये ऑलरेडी आपका जो आंसर शीट है वो एक सप्लीमेंट के तौर पर माना जाता है, तो इसीलिए इसको 1 लिखा गया। अगली जो आप सप्लीमेंट लोगे, यहाँ पर 1 2 3 जो भी लोगे, तो 1 + 2 1 + 3 इस तरीके से प्लस करके, अगर एक सप्लीमेंट ली है तो 1 + 1 = 2, अगर 2 ली है तो 1 + 2 = 3। इस तरीके से आपको करना है। और अगर आपने सप्लीमेंट ली ही नहीं है तो यहाँ पर 0 करना है। ये इसलिए करना है कि कभी कभार अगर आपकी सप्लीमेंट आपने टाई की हुई है, बांधी हुई है, और अगर वो गिर जाती है, मिलती नहीं है, मुश्किल होती है, तो यहाँ पर आप एक काम, मतलब जो चेक करने वाला है पेपर, वो आपकी सप्लीमेंट को खोज सकता है, सर्च कर सकता है कि यहाँ पर जो मेंशन है लेकिन सप्लीमेंट लगी नहीं है तो गई कहाँ। ये इस तरीके से होता है, इसलिए इसको मेंशन करना, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको किसी भी हाल में मेंशन करना ज़रूरी है। तो आपका जवाबी पर्चा भी एक सप्लीमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है कि एक ऑलरेडी सप्लीमेंट है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए आपका पेपर लिखते वक्त। सबसे पहले तो पर्चा पूरा एतमादी के साथ हल कीजिए, यानी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। फिर जवाबी पर्चे के दोनों तरफ हाशिया खींचे, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेपर्स को बांधा जाता है तो अक्सर बांधते वक्त वो पेपर जो है फटने के अंदेशा होता है, इसलिए दोनों तरफ हाशिया होना ज़रूरी है। और ये याद रखें, चाहे आप उर्दू में पेपर लिखो, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, पेपर लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना है। हर जवाबी पर्चे में जदोल बनाने के लिए पेन का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अक्सर बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि पेन का इस्तेमाल करो, पेन का इस्तेमाल करो, फिर भी वो पेंसिल से बनाते, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने पेंसिल से बनाया तो। नया सवाल नए सफ़े से ही शुरू करना है क्योंकि आपके पास पेजेस की कोई कमी नहीं है और वो खूबसूरत भी दिखता है, चेक करने वालों को आसानी होती है और उनको जितनी आप आसानी दोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। पर्चा हल करने के लिए एक बेहतरीन पेन का इंतखाब कीजिए। पेन बहुत ज़रूरी है, अगर पेन कहीं अटकता है, रुकता है तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, पेपर गंदा हो सकता है, राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आप जो लिख रहे हैं वो चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पेन भी अच्छा रखो। हाँ, और अक्सर ये लैंग्वेजेस के पेपर के लिए अगर अच्छा वाला जेल पेन अगर आप यूज़ करते हो तो राइटिंग और भी खूबसूरत नज़र आएगी। हर सवाल का हल करने का एक वक्त मुकर्रर कीजिए, जैसे कि एक टाइम सेट करना है आपको कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा 3 घंटे या 2 घंटे में पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले जो सेट करते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, पेपर बनाने वाले होते हैं, वो बराबर क्वेश्चन उसी एतबार से देते हैं कि आपका पेपर 3 घंटे में है तो 3 घंटे में मुकम्मल हो जाए, 2 घंटे का है तो 2 घंटे में मुकम्मल हो जाए। इसलिए हर सवाल सॉल्व करने से पहले जो है एक टाइम आप ये करते हैं, सेट करते हैं, तो आपको पेपर हल करने में आसानी होगी, यानी आपके पूरे सवालात सॉल्व हो सकते हैं, आपका पेपर छूटने का अंदेशा नहीं होगा। सवालिया पर्चे के हर सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अक्सर स्टूडेंट से सुनते हैं कि मेरा पेपर छूट गया, मेरा पेपर छूट गया। जैसे कि मैंने पिछले ही पॉइंट में आपको बताया कि आपने अगर टाइम सेट करके पेपर सॉल्व किया तो आपका पेपर कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर सेट करने वाले टाइम मैनेज करके ही आपका पेपर सेट करते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि सवालिया पर्चे का हर सवाल, अगर आपने पूरा 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया या 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया तो आपको मार्क्स जो मिलेंगे 80 आउट ऑफ मिलेंगे, 40 आउट ऑफ मिलेंगे। अगर आपने सॉल्व ही 70 मार्क्स का किया है तो आपको फिर 70 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। हम नहीं कहते कि आउट ऑफ मिल जाए या कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो लेकिन उसका जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। फिर हर सवाल को इत्मीनान से पढ़कर जवाबात लिखिए। अक्सर होता क्या है, ये मुझको आता है, ये मुझको आता है, उसके ओवर कॉन्फिडेंस में हम सवाल को पढ़ना भूल जाते हैं या उस सवाल पे हमारी नज़र नहीं जाती या हम बाद में करेंगे, अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सवाल हमारा छूट जाता है। इसलिए यह है कि पेपर को इत्मीनान से करना है, गड़बड़ नहीं करनी है ज़्यादा। फिर सोशल साइंस यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो पेपर है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो उसके अंदर मारूजी सवालात यानी जो ऑब्जेक्टिव MCQ होते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, खानापुरी हुई, जदोले हुई, तो ये क्या करते हैं बच्चे, उसको फटाफट लिखने के चक्कर में शॉर्ट कर लिखते हैं। तो वो जो शॉर्ट करके लिखा जाता है, एक जुमले में ही लिख दिया जाता है, वो ऐसा नहीं करना, उसको पूरे जुमले में लिखना है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो मार्क्स कट भी हो सकते हैं। फिर सवालात तरतीब में हल करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर चेक करने वाले को आसानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूँगी कि आपके पास अगर सवाल नंबर 1 है तो सवाल नंबर 1 का अलीफ बे जीम एक ही साथ हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको जीम का नहीं आ रहा है तो पेज या सफ़ा लीव कर दीजिए और अगले सफ़े से सवाल नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। ये मत कीजिएगा कि सवाल नंबर अलिफ अगर आप पेज नंबर 1 पर कर रहे हैं, 2 1 पर कर रहे हैं और जो जीम बच रहा है सवाल नंबर 1 का जीम आप सफ़ा नंबर 10 पर कर रहे हो, तो चेक करने वाले को मुश्किल पैदा होती है आपके मार्क्स काउंट करने के लिए। तो ये चीज़ ना करते हुए आप ये कोशिश कीजिए कि आपके जो सवालात हैं वो तरतीब से हल हों। जैसे कि सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 1 का अलिफ बे जीम एक साथ आना चाहिए। उसी तरीके से अलिफ और बे जीम में अगर
जैसे फॉर एग्जांपल सवाल नंबर 1 के जीम में आपको 3 सवाल दिए गए हैं, आप वहां पर सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पहला आ रहा है जीम का, तीसरा आ रहा है, लेकिन दूसरे में आपको प्रॉब्लम हो रही, मतलब मुश्किल आ रही लिखने में, आप बाद में करने वाले, तो पहला और तीसरा पहले लिख लीजिए और दूसरा बाद में लिख लीजिए, इस तरह कीजिए। लेकिन अलिफ बे जीम का सीक्वेंस को मत हटाना, उसको तरतीब से ही लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पेपर लिखने के ताल्लुक से कोई सवालात अगर आपको आते हैं तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।